इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक ऐसा टर्म जो आप सभी ने सुना ज़रूर होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होगा। तो आज वही कन्फ्यूजन हम दूर करने वाले हैं। सो हाई ऑल, दिस इज निर्वाण पवार एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जानेंगे इस वीडियो में क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब और कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर डिफरेंट सिचुएशंस। सो वॉच द वीडियो टिल एंड यू विल लर्न इट ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन बिफोर आई गेट स्टार्टेड, अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं लेकिन अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप जाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज चैनल पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ रेगुलरली अपलोड हो रहे हैं। और इन ऑर्डर टू नॉट मिस आउट ऑन एनी ऑफ दोज वीडियोज़ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। साथ ही साथ जो भी रिसेंटली अपलोडेड हमारा वीडियो रहेगा वो आपके होम स्क्रीन पर सामने आ जाएगा, है ना। तो दैट वे यू वोंट मिस आउट ऑन एनी ऑफ आवर वीडियोज़, ठीक है। चलो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए हमको एरिया वेक्टर को समझना पड़ेगा। अब ये एरिया वेक्टर क्या चीज़ है, इसको ध्यान से समझना। एरिया वेक्टर, अब ये सुन के ही आपको लगेगा व्हाट एरिया वेक्टर, ये क्या होता है? क्योंकि आज तक तो हमने मैथमेटिक्स में जितने बार भी एरिया की बात की है, हम हर बार सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड निकालते थे कि अच्छा हमारा एरिया, सर्कल का एरिया इज़ पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया इज़ ए स्क्वायर, रेक्टेंगल इज़ लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। तो इस तरीके से हम लोग एरिया आज तक सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालते आए हैं। लेकिन आज तक हमको किसी ने ये नहीं बताया कि एरिया एक्चुअल में स्केलर नहीं बल्कि एक वेक्टर क्वान्टिटी है। यस, फिजिक्स में एरिया इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड व्हाट इज़ दिस एरिया वेक्टर, यही चीज़ सबसे पहले हमको समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो, एरिया वेक्टर हैज़ मैग्नीट्यूड इक्वल टू एरिया एंड डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। तो जब कभी अगर आपके पास कोई भी एक गिवन सरफेस है या कोई भी गिवन एरिया है, तो उसका जब हम एरिया जैसे हम रेगुलरली आज तक कैलकुलेट करते आए हैं, वैसे जैसे आप उसका एरिया कैलकुलेट करोगे, दैट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट एरिया वेक्टर, और उसका डायरेक्शन जो होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस, राइट है। तो यहाँ पर देखो, लेट्स से अगर मेरे पास कुछ इस तरीके का एरिया है, तो यहाँ पे जो भी एरिया की वैल्यू होगी, है ना, लेट्स से इसका एक साइड ए है, दूसरा साइड भी ए है, तो इस एरिया का जो मैग्नीट्यूड है, इस एरिया वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी ए स्क्वायर, है ना, विच इज़ what we have been doing since our childhood। लेकिन इसमें अगर मैं डायरेक्शन दिखाना चाहता हूँ इस एरिया वेक्टर का, बिकॉज ऑफ कोर्स अगर ये वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए, तो इसका जो डायरेक्शन है दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब आप बोलोगे सर ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्योंकि दोनों साइड परपेंडिकुलर है। तो येस, यू आर राइट, यहाँ पर दोनों डायरेक्शंस जो होते हैं दोनों करेक्ट होते हैं। तो चाहे आप ए स्क्वायर वेक्टर इस तरीके से बना दो, चाहे आप ए स्क्वायर वेक्टर जो है वो इस तरीके से बना दो, दोनों ही अपने आप में सही होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पे लिखी है, फॉर 2D सर्फेस बोथ दी डायरेक्शंस आर करेक्ट, है ना। तो जब कभी आपके पास कोई भी 2 डायमेंशनल सर्फेस है, इसका ऊपर वाला डायरेक्शन भी सही होगा, इसका नीचे वाला डायरेक्शन भी सही होगा, है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन जो भी क्वेश्चन है उसके हिसाब से आप कोई भी एक डायरेक्शन को एरिया वेक्टर का डायरेक्शन मान सकते हो और उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, है ना, जो भी क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। हाउएवर फॉर 3D सर्फेस, जिसको हम क्लोज्ड सर्फेस भी बोलते हैं, है ना। क्लोज सर्फेस क्यों बोला? बिकॉज जब हम आगे बढ़ के गॉस लॉ पर जाएंगे, वहाँ पर ये क्लोज सर्फेस टर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए अभी से वो टर्म को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि कोई भी 3D सर्फेस अगर आपके पास आता है जिसको आप क्लोज सर्फेस बोलते हो, उसके लिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा सिर्फ आउटवर्ड होगा, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको 2D एक सरफेस बना के दिखाया, अगर इस तरीके से आपके पास एक स्क्वायर प्लेट है, इसका एरिया वेक्टर ऊपर भी हो सकता है, इसका एरिया वेक्टर नीचे भी हो सकता है। हाउएवर अगर मैं कोई 3D सरफेस की बात करूँ, जैसे मान लेते हैं एक सिलेंडर ले लिया, ठीक है। नाउ दिस इज़ अ 3D सरफेस, दिस इज़ अ 3D स्ट्रक्चर, है ना। इसके लिए अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया वेक्टर हमेशा सिर्फ और सिर्फ बाहर आएगा। तो अगर मैं ऊपर के सरफेस के एरिया वेक्टर की बात कर रहा हूं तो ये बाहर निकलेगा, नीचे के सरफेस की बात करूं तो ये भी बाहर निकलेगा, है ना। अगर साइड के कर्व्ड सरफेस की बात करूं तो ये एरिया वेक्टर्स भी बाहर के डायरेक्शन में बनेंगे, ठीक है। तो कोई भी 3D सरफेस हो, इसका एरिया वेक्टर हमेशा आउटसाइड होगा, है ना। आप इसके लिए अब आप ये नहीं बोल सकते कि इसका जो टॉप सरफेस है उसके लिए एरिया वेक्टर मैं अंदर साइड बनाऊंगा, नो, दैट इज़ नॉट करेक्ट, है ना। 2D सरफेस सिंस इट इज़ अ ओपन सरफेस, तो इसके लिए एरिया वेक्टर ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। लेकिन हाउएवर कोई भी 3D सरफेस है, कोई भी 3D स्ट्रक्चर है, उसके लिए आपका जो एरिया वेक्टर है वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में ही डायरेक्टेड होगा, चाहे ऊपर बोलो, चाहे नीचे बोलो, चाहे राइट लेफ्ट जो भी है, लेकिन हमेशा सिर्फ आउटवर्ड डायरेक्शन में ही डायरेक्टेड होगा, है ना। तो एरिया वेक्टर के बारे में बस इतनी बातें आप लोगों
लोगों को जानना इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ कि एरिया वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड हमेशा जो हमारा नॉर्मल एरिया हम कैलकुलेट करते हैं उस तरीके से मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और डायरेक्शन हमेशा किस तरीके से आएगा, 2D सरफेस के लिए इट कुड बी परपेंडिकुलर आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड, दोनों डायरेक्शंस में हो सकता है। 3D सरफेस के लिए इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। सही है क्या? अगर इतनी चीज़ एरिया वेक्टर की आपको समझ में आ चुकी है, सो नाउ वी कैन मूव अहेड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब एक्चुअल में क्या होता है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। तो अगर मेरे पास कोई भी प्लेन सरफेस है तो उस प्लेन सरफेस में से परपेंडिकुलरली कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, इसी चीज़ का मेजर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसी का एक और डेफिनेशन भी होता है कि इट ऑल्सो गिव्स अस एन आइडिया ऑफ हाउ मच एनर्जी इज क्रॉसिंग थ्रू द गिवन एरिया, है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब क्या है, जैसा कि मैंने बोला, अगर मेरे पास कोई भी एक सरफेस है, इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास हो रही है, इसको मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलता हूँ। अब जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके थ्रू पास होगी, मैं बोल सकता हूँ कि उतनी ज़्यादा एनर्जी उस सरफेस में से पास हो रही है। तो इसीलिए आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इस तरीके से भी बोल सकते हो कि ये हमको वो भी एक आइडिया देता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में से कितनी एनर्जी जो है वो क्रॉस कर रही है। करेक्ट है क्या? तो अब समझने का ट्राई करते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैं कैसे निकालूं, है ना। मैंने बोल तो दिया डेफिनेशन में कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस पर्टिकुलर सरफेस से पास हो रही है, ये मैं फाइंड आउट करता हूँ, उसी को मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलता हूँ। या ये मुझे ये भी आइडिया देता है कि कितनी एनर्जी उस पर्टिकुलर गिवन एरिया से पास हो रही है। लेकिन नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसकी वैल्यू मैं फाइंड आउट कैसे करूँगा, है ना। तो मान लेते हैं मेरे पास कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और मेरे पास कोई एक सरफेस है ना। तो इस तरीके का अगर मेरे पास कोई एक सरफेस है, ठीक है, जिसका ये एक एरिया वेक्टर बन गया, ठीक है। तो ये मेरे पास एक 2D सरफेस है जिसका मैंने एक एरिया वेक्टर ड्रॉ कर दिया, और अब मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके थ्रू बनाने का ट्राई करता हूँ, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी है मान लेते हैं। अब डेफिनेटली ज़रूरी नहीं है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसी डायरेक्शन में डायरेक्टेड हो, है ना, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। तो मान लेते हैं आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में पास कर रही है, ठीक है। तो इस सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से बाहर आ रही है, और ये इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप ये चीज़ विजुअलाइज हो रही होगी आपको। तो मैंने क्या किया, मैंने एक 2D सरफेस लिया और उसके अंदर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है ना, एट सर्टन एंगल, जो कि एरिया वेक्टर के साथ कुछ एंगल पर है। मान लेते हैं कि ये एंगल है थीटा। तो अब इस गिवन सिनारियो के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मैं वैल्यू कैसे निकालूंगा, ये ध्यान से देखना। जब कभी मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहा हूँ, मैंने बोला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस, है ना। ये परपेंडिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान से समझना और देखना। अगर मैं बोल रहा हूँ परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस, मतलब जो भी गिवन प्लेन सरफेस है उसके परपेंडिकुलर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का परपेंडिकुलर होना, इसका सीधा सीधा यही मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर होना, है ना। तो एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर है फॉर श्योर, है ना। तो कोई भी सरफेस अपने साथ एक अपना खुद का एरिया वेक्टर तो लेकर ही आएगा। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि एग्जैक्टली अलाइंड है टू द एरिया वेक्टर ऑफ द सरफेस, उसके थ्रू मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूंगा। अब यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर रखी है इस पर्टिकुलर केस में, दे आर नॉट अलाइंड विथ रिस्पेक्ट टू एरिया वेक्टर, है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं इन इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कॉम्पोनेंट लूँगा जो एरिया वेक्टर के अलॉन्ग डायरेक्टेड है। तो यहाँ पर जब मुझे फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो आई कैन राइट फ्लक्स इज इक्वल्स टू कौन सा कॉम्पोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का टूवर्ड्स एरिया वेक्टर है, इट इज़ ई कॉस थीटा, है ना, क्योंकि थीटा एंगल पर ये डायरेक्टेड है। तो मैं अगर ई कॉस थीटा ले लूँगा तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के सारे वो कॉम्पोनेंट मिल जाएंगे विच इज़ डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, और मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा एरिया वेक्टर के वैल्यू से। तो यहाँ से आई विल गेट द वैल्यू ऑफ फ्लक्स एज ई ए कॉस थीटा, विच कैन बी ऑल्सो बी रिटन इन वेक्टर फॉर्म एज वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, है ना। तो मेरा फ्लक्स का एक्सप्रेशन क्या बन गया, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो डेफिनेटली मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन पता है, अगर मुझे एरिया का एक्सप्रेशन पता है, तो इन दोनों एक्सप्रेशंस को, इन दोनों वेक्टर्स का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट कर देता हूँ, सो दैट वे आई विल गेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। तो अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज याद रखना है तो आप सीधा सीधा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ई ए कॉस थीटा के टर्म्स में याद रख सकते हो। अगर आपको इसको वेक्टर फॉर्म में याद रखना है तो आप इसको वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए के फॉर्म में याद रख सकते हो। दोनों ही सही फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब कभी आपके पास कोई ऐसा गिवन सिनारियो होगा तो उस पर्टिकुलर सिनारियो में जहाँ पर भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, एरिया वेक्टर आपको पता है, अगर आप फ्लक्स थ्रू द एरिया निकालना चाहते हो तो आपको वेक्टर ई और वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। सही है क्या? सो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, है ना। तो अब ऑफकोर्स बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अगर आप लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स और फिजिक्स के मेरे वीडियोस देख रखे हैं तो आपको पता होगा कि जब हमने प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स देखा था, वहाँ पे हमने बताया था कि ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है,
है ना, दिस डॉट प्रोडक्ट इज़ बेसिकली द स्केलर प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट से मुझे जो आंसर मिलेगा वो हमेशा एक स्केलर मिलेगा, और इसीलिए मैं फ्लक्स को बोल रहा हूँ इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। सिंस मुझे फ्लक्स मिल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से, तो वहाँ से जो क्वांटिटी निकल के आएगी दैट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी। सही है क्या? सो आई होप ये चीज़ भी आपको समझ में आई होगी। और साथ ही साथ इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होगा वो भी यहाँ पे ध्यान से देख लेना। मैंने आपको बोला इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ नथिंग बट ई ए कॉस थीटा, है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ध्यान से देखो। फ्लक्स का मैंने एक्सप्रेशन बोला आपको ई ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट, इट इज़ न्यूटन पर कूलम, है ना। फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। कॉस थीटा डजेंट हैव एनी यूनिट्स, है ना। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हम ये चीज़ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो मेरा फाई का ऐसा यूनिट कितना हो जाएगा, इट विल बी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। करेक्ट है क्या, जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो ऐसा यूनिट अगर आपको कभी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पूछा जाए, या जब कभी आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो, आपको पता होना चाहिए कि इसका जो ऐसा यूनिट है दैट इज़ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड कुछ बातें आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। आगे चल के बस ये दो केसेस को एक बार फटाफट से एनालाइज करते हैं, समझ लेते हैं कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे कैसे फॉर दीज टू गिवन सिनारियोज, एंड वी विल रैप अप विद दिस वीडियो, है ना। तो ध्यान से देखो, पहला जो केस है यहाँ पर देखो, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई है और मैंने सरफेस बनाया हुआ है। अब यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि पहला वाला जो फिगर है, यहाँ पर मेरे पास एक स्क्वायर प्लेट है जिसका साइड ए है, और इस स्क्वायर प्लेट के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पास हो रही है। ठीक है, अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये इस सरफेस से अगर पास हो रही है जो परपेंडिकुलरली जा रही है, तो यहाँ पर मैं अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहूँ तो मैं बोलूँगा ई ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो ई ही है यहाँ पर, है ना। एरिया कितना है, सिंस इट इज़ अ स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड ए, तो इसका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर। और कॉस ऑफ थीटा, थीटा क्या होता है, ध्यान देना इस बात को, इसमें कभी कंफ्यूज मत होना कि थीटा इज़ द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। तो इस पर्टिकुलर सरफेस के लिए आपका एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इन दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। कॉस 0 इज़ 1, तो आई कैन राइट ई ए स्क्वायर विल बी माई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन दिस केस, है ना। तो मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक्सप्रेशन जो है यहाँ पे जो मेरी फाई की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, ई ए स्क्वायर। करेक्ट है। वहीं पर लेट अस ट्राई टू फाइंड द सेम थिंग इन द सेकंड सिनारियो। यहाँ पर अगेन मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहता हूँ, ई ए कॉस थीटा यहाँ पर यूज़ करूँगा। मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज़ गिवन बाय ई इन दिस केस। एरिया अगेन यहाँ पर भी ए स्क्वायर है। कॉस ऑफ थीटा, अब यहाँ पे थीटा जब मैं निकालने का ट्राई करूँगा, ये देखो ये जो मेरी 2D प्लेट है ए स्क्वायर एरिया वाली, ये प्लेट इस तरीके से रखी गई है, तो इसका एरिया वेक्टर या तो आपके तरफ होगा या तो मेरे तरफ होगा, है ना। मतलब बेसिकली इस गिवन 2D सरफेस के लिए मेरा जो एरिया वेक्टर है वो या तो आउटसाइड होगा या तो इनसाइड होगा। दोनों ही केसेस में मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द प्लेन ऑफ पेपर है और जो मेरा एरिया वेक्टर है वो आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर या इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है। तो इस केस में अगर आप इमेजिन करो तो आपको समझ में आएगा, अगर आप इसको विजुअलाइज करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से डायरेक्टेड है और एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके से डायरेक्टेड है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। और जैसे ही मैं कॉस ऑफ 90 डिग्री करूँगा मुझे आंसर मिल जाएगा 0। तो इस केस में जो मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, 0। सही है। सो आई होप यहाँ पे मैंने ये जो दो सिनारियोज़ के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई किया, यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल डिटरमाइन करेंगे और कैसे हम ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फाई की वैल्यू निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालेंगे। सही है। अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया और ये वीडियो ने आपके नॉलेज में थोड़ा भी वैल्यू ऐड किया है, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कर देना, सो दैट ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सके। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।